डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर आपके 12 तक के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलो नोट कर लिया। अब आगे बात करते हैं। इसमें पहला सवाल क्या पूछा जाता है एग्जाम में, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट आर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट? पहला क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछा गया था, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके लिए आईयूपीएससी ने एक स्टैंडर्ड बनाया कि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते, सिर्फ ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं जिसके अंदर डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। जो डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट फिल्ड होते हैं वैसे एलिमेंट को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। चलो बफर हो रहा है। हाँ अरविंद, मैं ये कह रहा हूं पहला सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, आर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स? नहीं। क्यों? आईयूपीएससी ने एक स्टैंडर्ड बनाया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट जिसके अंदर इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल होती है उनको ही अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। सबको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो कराता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक एग्जाम फॉर एग्जांपल अपन बात करें निकल, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। जी सर 28 होता है। इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा, आर्गन 4s2 3d8। अब 4s2 3d8 में देखोगे 3d में कितने एलिमेंट है सर, 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो 8 एलिमेंट फिल करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या डी पूरा फिल्ड है? नहीं, ये दो जो ऑर्बिटल है डी के, ये क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। इसका मतलब आपका जो निकल होगा वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, जिसके अंदर डी ऑर्बिटल क्या हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर डी एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट डी ब्लॉक है जिसके अंदर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगी, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, डन। हाँ आयुष, बहुत सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखो अगला बात आती है अपनी, जैसे आपके पास 3 एलिमेंट है, जिंक कैडमियम एंड मरकरी। जब अपन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इस जिंक के अंदर होगा 3d10, कैडमियम के अंदर होगा 4d10 और मरकरी के अंदर होगा 5d10। मतलब डी के अंदर क्या है, 10 ऑर्बिटल है, कंप्लीटली फिल्ड है। अगर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली या फुली फिल्ड होते हैं तो ये तीनों क्या है, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जिंक कैडमियम एंड मरकरी ग्रुप 3 से 12 एलिमेंट के बीच में आते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, बट क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। तो आ गया अपना पहला सवाल जो कि बोर्ड में पूछा गया था। सब बच्चों को क्लियर है? एक बार थम्स अप दे दीजिएगा। सब बच्चों को क्लियर है? डन। कैमरा सीधा करिए, सीधा नहीं है कैमरा, मेरे को तो सीधा ही दिख रहा है। डन, क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ये आपकी सीरीज 1 के एलिमेंट है। सीरीज 1 याद कर लो, इसके जो ट्रेंड्स होते हैं वो मोस्ट कॉमनली रिपीट होते हैं और जो एक्सेप्शन होंगे वो मैं बात करेंगे। सबसे पहले अगर अपन सीरीज 1 की बात करें तो सीरीज 1 स्टार्ट होती है स्कैंडियम से। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने तरीके बताना, मैं मेरा तरीका बताता हूं। शक्ति वक्रमन फीकोनिकुजन, ये क्या है, मेरे सीरीज 1 एलिमेंट है डी ब्लॉक के, राइट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30। क्लियर है, ये मेरे सीरीज 1 है। इनकी अपन ट्रेंड की बात करते हैं तो सीरीज 1 के अंदर जब अपन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो सीरीज 1 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो तरीका होता है लिखने का वो होता है n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। क्यों? क्योंकि s के अंदर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, d के अंदर 1 से लेकर 10 आएंगे। d क्या होता है, इनर d ऑर्बिटल होता है तो n-1। s क्या होता है, आउटर होता है तो n हो गया। क्लियर है, तो ये हो गया मेरे क्या सर, लास्ट वाला क्लियर नहीं है। लास्ट वाला कौन सा क्लियर नहीं है, कौन सा क्लियर नहीं है? लेफ्ट कॉर्नर कट हो रहा है। एक मिनट यार, कौन सा कॉर्नर, सॉरी। अब क्लियर है, देखो सब दिख रहा है। चलिए ठीक है ना, अब दिख रहा है, जिंक तक दिख रहा है, सबको क्लियर है? हाँ मेरे हिसाब से अब दिख रहा है। चलो गुड, स्टार्ट करते हैं। हाँ सबसे पहले मैंने ये बताया, देखो जो उस बच्चे को ये वाली चीज समझ में नहीं आई वो मैं बता देता हूं। सीबीएसई बोर्ड में एक सवाल पूछा गया था, जिंक कैडमियम और मरकरी तीनों जो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट है बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जिंक के अंदर कॉन्फ़िगरेशन
कैडमियम की कॉन्फ़िगरेशन और मरकरी की कॉन्फ़िगरेशन में जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या है मेरे, फुली फिल्ड है। और डी ऑर्बिटल अगर फुली फिल्ड होंगे तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए डी ऑर्बिटल को क्या होना पड़ेगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, या तो हाफ फिल्ड हो या इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। अगर आपका कंप्लीटली फिल्ड है तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। पहला बेसिक सवाल जो कि आपकी एनसीईआरटी के शुरू के 2 पेजों में से पूछा जाता है। ये क्लियर है आप सब बच्चों को, ठीक है, हाँ या ना। अरविंद, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एस से पी के बीच में क्या करती है, ट्रांजिट करती है, वेरी करती है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। क्लियर है अरविंद? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है अपनी सेकंड सीरीज 1 की। मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दी। अब इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुझे एक चीज याद आई जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगाता है। जी सर, ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होता है, तो न्यूक्लियस मेरा पॉजिटिवली चार्ज है। ये मेरा क्या है, एक मान लेते हैं ऑर्बिट है, ये मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। जी सर, उसके वैलेंस शेल को और क्या कहा जाता है, वैलेंस शेल इज ऑल्सो नोन एज अल्टीमेट शेल। वैलेंस शेल को क्या कहा जाता है, अल्टीमेट शेल भी कहा जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार टर्मिनोलॉजीज ऐसी यूज हो जाती है, खासकर आपके जेई और नीट वाले जो मेरे बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि वैलेंस शेल इज ऑल्सो नोन एज अल्टीमेट शेल। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ था नीट के अंदर, और वैलेंस शेल के जस्ट अंदर वाली जो शेल होती है उसको हम बोलते हैं क्या, पेन अल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं बच्चों, पेन अल्टीमेट शेल। क्लियर? ये इतना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन। चलो क्लियर है? क्या कह रहे हैं, टेलीग्राम लिंक दे देंगे यार, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। इसके बाद, अरे बातें बाद में कर लेना, मेरे से बातें तो सुन लो, मेरी पढ़ाई सुन लो पहले यार। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की पहली इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, काफी हाई होती है। दूसरी, दे आर डक्टाइल इन नेचर। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं नेचर। डक्टाइल मतलब इनको अपन वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करते हैं, थिन वायर्स के फॉर्म में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, मैलिएबल। मैलिएबल मतलब कि इनको जब फोर्स इन पे एग्जर्ट करते हैं, इनको थिन शीट्स में भी अपन क्या करते हैं, कन्वर्ट किया जा सकता है। चौथी प्रॉपर्टी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनकी दे आर जनरली सॉलिड इन नेचर, तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, काफी हाई होती है। अब इनके पास क्या होता है, मेटेलिक क्लस्टर होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, सॉलिड इन नेचर होते हैं, एंड दे आर हार्ड एंड लो वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये सारी क्या है, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या चिंता मत करो, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। मोर ओवर इस पे इतने क्वेश्चंस आते नहीं है। अभी तक अपन ने जितना पढ़ा उसमें एक ही क्वेश्चन आता है, वो ये है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता, क्यों? पहला एक ही क्वेश्चन आया अभी तक। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट है किसी को? हाँ जी, बच्चों कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, कोई बच्चा पूछ रहा है क्या? हाँ यार मनोज, डाल देंगे कन्वर्जन वीडियो, है ना। अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दे दो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में डाल देना जो भी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। लाइव में वो पूछो जो इससे रिलेटेड डाउट है, ठीक है। टेंसाइल का मतलब अनुभव ये होता है कि मैक्सिमम लोड दैट अ मटेरियल कैन सपोर्ट। जैसे मैंने किसी भी मटेरियल को कितना लोड दे सकता हूं कि ये फ्रैक्चर ना हो, मतलब इसमें कोई भी इसमें फिजिकल डिफॉर्मिटी ना आए, इसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम लोड दैट अ मटेरियल कैन सपोर्ट विदाउट फ्रैक्चरिंग या विदाउट स्ट्रेचिंग इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर है? चलो, वैकेंट, ये कौन है भाई, वेकेंट ऑर्बिटल क्या होता है? सूरज भैया, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं पता तुम्हें क्या होता है? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इतने दिन से। खाली, जो जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ना हो उसे वेकेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। बात सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, काफी हाई होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? अब इस बात को बहुत अच्छे से समझना। होता क्या है, आप सबको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में और ये क्या है, पेनल्टीमेट शेल में। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या देखा जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग होती है न्यूक्लियस लेवल पे। अब इंटर एटॉमिक अगर इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा
तो क्या होगा, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्लियर है सब बच्चों को, हाँ या ना? डन। ये सेकंड लेक्चर नहीं है, ये वन शॉट है चाणक्य नीति का, है ना? ठीक है, चलो डन। चलिए आगे मूव करते हैं। दीपक, मैं ये कह रहा हूं कि आपसे ये सवाल पूछा जाता है और ये प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट की, डी ब्लॉक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है सर इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखे जाते हैं। अनपेयर्ड मतलब जो पेयर अप नहीं है। तो अगर वो पेयर अप नहीं है तो उनकी टेंडेंसी क्या है, पेयर अप होने की। तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर वो बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्लियर, चलो डन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। थैंक यू विनोद। आगे बात करते हैं ये। अब देखो फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने अलग अलग डी ब्लॉक एलिमेंट के क्या लिख दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। अब देखना जितने, इसका मतलब सर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो इंक्रीजिंग। यस सर, आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्कैंडियम से चालू करता हूं और जिंक तक खत्म करेंगे। तो स्कैंडियम 21 होता है, आर्गन 3d1 4s2। तो 3d1 4s2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1, हाँ या ना? फिर बात करते हैं आपका टाइटेनियम। टाइटेनियम होता है 3d2 4s2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। फिर आता है वी, वैंडियम 3। फिर आता है क्रोमियम 5। ऐसे जब अपन जाते हैं तो ये क्या है, नंबर ग्रीन कलर में मैंने क्या रख दिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख दिए। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब इसमें बहुत बहुत अच्छी चीज आती है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है और वो ग्राफिकल अप्रोच है, उसको अपन समझेंगे। क्लियर है? अरे यार शिवो, सबका हो रहा है क्या बफर? बच्चों सबका बफर हो रहा है या सबको क्लियर है, एक बार मुझे बता दो यार। कंफ्यूज यार, देखो टाइम की थोड़ी शॉर्टेज रहती है मेरे पास, तो प्लीज आप लोग मेरे से कोऑपरेट कीजिए एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम में। पढ़ाने में कोई दिक्कत आती है तो एक की जगह 2 बार भी तुम्हें बताया, मैं रिपीट करता हूं, बट ऐसे डिस्टर्ब मत करो, है ना? सबको क्लियर है ना? चलो ठीक है, नोट्स में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। एक चीज मैं बता देता हूं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अपन बात करते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। अब देखो मैंने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया, किस किस के बीच में, एटॉमिक नंबर वर्सेस मेल्टिंग पॉइंट। तो आपने कहा सर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। बट एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, आप जब ये ग्राफ देखोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 5 5, फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन और फिर क्या घटते हैं, घटते हैं। तो इसका मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जनरली जो आपका ग्राफ है वो ये आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? जी सर। बट आप देखते हो कि जब एटॉमिक नंबर वर्सेस मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ देखते हो तो इस तरीके का कोई ग्राफ आता है। अब ये एक्सप्लेन करता हूं क्यों। जब अपन ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जब 21 22 23 24 एटॉमिक नंबर तक, मतलब स्कैंडियम से जब क्रोमियम तक जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम में कितने हैं, 1, टाइटेनियम में 2, वैंडियम में 3, क्रोमियम में 5। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। बट जैसे ही अपन Mn के केस में आते हैं तो Mn के केस में अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या आता है, 3d5 4s2। 3d5 क्या होता है सर, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड क्या होता है, स्टेबल होता है। तो कोई भी चीज स्टेबल होती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एकदम से ड्रास्टिकली डाउन, क्योंकि ये फिर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कोई भी चीज अगर हाफ फील्ड है, D5 मतलब हाफ फील्ड मतलब एक्स्ट्रा स्टेबल, मतलब ये बॉन्ड पार्टिसिपेशन में नहीं करेगा। अगर ये बॉन्ड में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं, इनफैक्ट कम हो जाएगा। तो आप देखते हो Mn में आपको एक डिप दिखता है, डिप दिखा जी सर। अब Mn के बाद जैसे अपन आयरन पे आते हैं तो आयरन पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाते हैं। तो ये क्रोमियम से तो कम होगा बट आयरन में Mn से ज्यादा होगा। फिर जैसे आयरन, कॉपर, निकल और जैसे अपन नीचे मूव करते हैं, है ना, Fe, निकल, कॉपर की तरफ, तो आप देखोगे
आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर। तो जैसे से आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, घटेगा। इस पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीज सबसे कम होता है, वाई? बिकॉज हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। अगर हाफ फिल्ड डी है तो एक्स्ट्रा स्टेबल है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो बॉन्ड नहीं बनेंगे, अब बॉन्ड ही नहीं बनेंगे तो थोड़ी सी एनर्जी पे ये टूट जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? क्या कह रहे हैं सर, प्लीज रिप्लाई, सचिन सर की चाणक्य सीरीज पे वीडियो क्यों नहीं आ रही है? क्लियर है? नितिन नाइस अंग्रेजी, धन्यवाद। क्लियर है? या दिव्यांश आ रहे हैं चाणक्य नीति पे सर के भी वीडियोस आ रहे हैं एक्चुअली अभी राइट नाउ। जैसे देख रहे हैं हम वाईटी पे हमारे, आपको सर के या मेरे पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप दबंग बैच देख लो, दबंग बैच में मेरे सारे वीडियोस है, सर के सारे वीडियोस है। अभी हमारे पास थोड़े से क्या है, मतलब आप देख रहे होंगे अपने 0 to हीरो बैच के बच्चे भी है, वाईटी के भी कमिटमेंट्स हैं अपने की, वाईटी पे भी हम ऑलमोस्ट आते हैं। कई नई नई चीजें होती है जो आपको सिखानी होती है, तो डेली बहुत सारे यार, अभी बहुत वर्कलोड है हम लोगों के ऊपर, बट फिर भी उसमें भी थोड़ा थोड़ा जैसे भी टाइम मिलता है वैसे ही कभी मैं कभी सर, हम में से कोई भी आप लाइव आके आपको चीजें पढ़ाने के लिए तैयार है। बट कंटेंट आपको सब दे रखा है और ट्रस्ट मी आपके एग्जाम से पहले ऑलरेडी वापस सारा कंटेंट आपको दे देंगे, तो चिंता मत करो। तुम लोगों के पास जो जो चीजें अवेलेबल है उसको पढ़ो, ठीक है? चलो, हाँ क्लियर है? हाँ बिल्कुल अरे यार ये पढ़ लो अब, है ना, प्लीज यार इसके ऊपर ध्यान दो कि क्या होगा, एमएन का क्यों होता है कम मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसके पास क्या होता है, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट की बात हो गई, आगे मूव करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट की इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होती है, काफी हाई होती है। अब समझते हैं ये इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या चीज है। ये आपके सामने क्रिस्टल लैटिस है, इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर ये क्या है, मान लीजिए कोई एटम है। इस क्रिस्टल लैटिस में से इस एटम को अगर मुझे रिमूव करना है, इस एटम को अगर रिमूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। इस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? एनर्जी गिवन टू एन एटम टू रिमूव इट फ्रॉम इट्स क्रिस्टल लैटिस। तो अगर मुझे इस एटम को इसकी क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकलना है तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को क्या बोलता हूं, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म होंगे तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन उतना ज्यादा होगा। मतलब एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीजेस। हाँ या ना? क्योंकि सर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, उतनी ज्यादा उस एटम को तोड़ने के लिए बॉन्ड से तोड़ना पड़ेगा, फिर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीज होगा। क्लियर? क्लियर है सब बच्चों को? डन? ठीक है। हार्दिक क्या कह रहा है, सर पिछला टॉपिक कौन सा टॉपिक, नाम बोलो, नाम। ठीक है, पिछला बहुत सारा, एक बार नाम बोल के बात करो, ठीक है? अरविंद ग्राफ से नहीं, हाँ ग्राफ से यार बच्चे आप थोड़े छोटे बच्चों की तरह बात कर रहे हो। ग्राफ समझा रहा हूं, एनसीईआरटी में जो जो चीज है एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, पूछ लेंगे ये कौन सा एलिमेंट है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब बताओ, जब पता ही नहीं होगा कि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट एमएन का होता है, क्यों होता है? क्योंकि एमएन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2, मतलब हाफ फिल्ड डी एंड फुल फिल्ड एस। अब डी अगर हाफ फिल्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबल है, कोई भी चीज स्टेबल होगी तो वो क्या बॉन्ड बनाएगी, नहीं बनाएगी। अगर एमएन किसी और से बॉन्ड नहीं बनाएगा तो आपको बॉन्ड तोड़ने में ताकत देनी ही नहीं पड़ेगी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ड्रास्टिकली लो हो जाएगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे कम एमएन का क्यों होता है मेल्टिंग पॉइंट, समझ में आ गया? डिप क्यों आता है? क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। मैंने वही बताया, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर इंक्रीज होंगे तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है? अब अगर अपन बात करें सीरीज 1, 2 और 3 में, तो सबसे ज्यादा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है सीरीज 3 की, फिर 2 की और फिर 1 की। तो ये ऑर्डर अपन को ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो आगे मूव करें। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बाद एक जो क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये आता है, ये भी अपने सीबीएसई बोर्ड का सवाल है। व्हाई एमएन हैव लो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? मैग्नीज का इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लो क्यों होता है? अब देखो, तुम सबको पता है एमएन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d5 4s2। तो आप सबको पता है 3d5 मतलब हाफ फिल्ड,
4s2 मतलब फुलफिल्ड। ये हाफ फिल्ड है और ये फुलफिल्ड है, मतलब एक्स्ट्रा स्टेबल है। अगर कोई भी चीज स्टेबल होगी तो ये किसी से बॉन्ड बनाएगी नहीं, अगर बॉन्ड ही नहीं बनाएगी तो बॉन्ड तोड़ना कितना आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन बहुत ज्यादा लो। क्लियर है, हाँ या ना? डन। क्रिस्टल लैटिस, ये मान लो एक घर है, एक मेरा मेरा ये कमरा है, जिस रूम है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं एटम हूं, ये कमरा क्या है, लैटिस है। तो किसी भी, अभी सॉलिड चैप्टर आपके सिलेबस से डिडक्ट हो गया, यही बड़ी दिक्कत है कि क्रिस्टल लैटिस एक तरीके से एक कमरा है, उस कमरे के अंदर एटम है। अगर एटम को उस कमरे से बाहर निकालना है बच्चे, तो एनर्जी देनी पड़ती है। अगर मुझे इस कमरे से बाहर निकालना है तो किसी को खींचना पड़ेगा, ठीक है? या तुम लोगों में से कोई बदतमीजी करेगा, कोई पढ़ेगा नहीं अच्छे से, तो मैं मजबूरन तुम्हारी नेगेटिव चीज से मैं क्या होऊंगा, बाहर आ जाऊंगा। तो वो जो नेगेटिव चीज है वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन है, ये मान लो। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? अरे अर्जुन प्रकाश सिंह, क्लियर है बच्चों? डन। अनुभव, जो जो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चे ऐसे से पढ़ते जा यार, इसमें से ही सब आएगा, चिंता मत करो। इजी, अब मैं क्या करूं यार, जो चीज इजी है वो इजी है, जो टिपिकल है वो टिपिकल है। मेरा काम है टिपिकल चीज को इजी बना के आपके सामने लेके आना। क्लियर है? अरे कोई ना यार, मेरे पास इतने लोग नहीं है कि मैं एक को इसको बैन करने लगा हूं, एक को मैं पढ़ाऊं। मैं यार अकेला गरीब आदमी, मैं तुम लोगों को पढ़ाने आया हूं, तुम पढ़ लो यार, है ना? करने दो जिसको जो करना है, अपने आप थक जाएगा, चले जाएगा। क्लियर है? आ जाओ आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं एटॉमिक साइज की। अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक साइज जो होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, या जिसको अपन शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। अब बहुत ध्यान से आप चीज समझना कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज होती क्या है। जैसे ये मेरा न्यूक्लियस है और ये मेरा क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं सर, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्लियर है जी सर? अब ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। कैसे? इसके अंदर पॉजिटिव है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, दोनों में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, हाँ या ना? जी सर। अब ये जो ये जो न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा या फोर्स लगाएगा, उसे हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाँ या ना? जैसे से अगर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा? जी सर। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इसकी तरफ खींचेगा तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी सर, कम होगी या नहीं होगी? आइए इन दोनों पैरामीटर्स को समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, तो आप सबको पता है जैसे ही न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, ये अगर मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा न्यूक्लियस, तो ये जो रेडियस है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस कम होती है, मतलब एटॉमिक साइज कम होगी। ये चीज क्लियर? तो एक थम्स अप दे दो फटाफट। क्लियर है, हाँ या ना? आदर्श क्लियर है? अरे अब हो गई स्टार्ट यार, तो एक बार जो भी है पुराना देख लेना बाद में, अभी नया टॉपिक है, पुराने से कुछ रिलेटेड नहीं है, ठीक है? अब फटाफट ध्यान दो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सब बच्चों को क्लियर है? जी सर। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज कम होगी, हाँ या ना? जी सर। अब नेक्स्ट शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, देखो ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैंने क्या किया, ये सारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स इंसर्ट कर दिए, या और शेल इंसर्ट कर दी। तो ये और शेल क्या करेगी, ये क्या करेगी, एक तरीके से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक शील्ड की तरह काम करेगी। क्या करेगी, एक शील्ड की तरह काम करेगी। इसको समझाने का बिल्कुल बेसिक सा फंडा है। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, सूरज एक बार थोड़ा सा पीछे करके देखना, सब समझ में आएगा। जेड इफेक्टिव होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, उसे हम जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। सोचो अगर न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, क्यों करेगा पुल, क्योंकि न्यूक्लियस खुद है पॉजिटिव और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, मतलब अगर न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेजी से खींचेगा, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी सर, कम होगी। अगर एटॉमिक रेडियस कम होगी तो एटॉमिक साइज क्या होगा, कम होगा। तो पहली बात मैंने आपको ये बताई कि जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज घटेगी। क्लियर जी सर। अब दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूं, शील्डिंग इफेक्ट, या जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। होता क्या है, मैं टीचर हूं, मैं न्यूक्लियस हूं, आप बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, तो जो पहली बेंच पे पढ़ाई कर रहे हैं उनको मेरी बात समझ में आती है, क्योंकि वो क्या है,
मेरे विसिनिटी में, मेरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस न्यूक्लियस पे ज्यादा है। जैसे जैसे बेंचेस बढ़ेगी तो लास्ट में वो बच्चा आ गया ना जो बीच में डिस्टर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा, तो जैसे जैसे बेंचेस बढ़ेगी तो लास्ट वाले बच्चे पे मेरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो बीच में जो स्टूडेंट है वो उसके लिए शील्ड का काम कर रहे हैं, वो कभी छुप सकता है, कभी मोबाइल पे चैट कर सकता है, कभी इधर उधर की बातें कर सकता है, हाँ या ना। तो बेसिकली न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर मैं और इलेक्ट्रॉन्स या और शेल इंट्रोड्यूस कर देता हूं तो क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का इंपैक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब सोचो अगर न्यूक्लियस का इंपैक्ट कम हो जाएगा तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों सर? अगर मैं शेल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ती है। क्लियर है? तो 2 पॉइंट बताया। पहला बताया अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज घटेगी, जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? नहीं पढ़ाया अभी नहीं पढ़ाया, ठीक है, अभी जो पढ़ाया वही पढ़ाया। डन? क्लियर है? ठीक है, चलो समझ में आता जा रहा है तो यार लाइक करते चलना है ना, अच्छे बिल्कुल थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, बच्चों को समझ में आ रहा है। तो अब देखो, अब अपन बात करते हैं सीरीज 1 की। सीरीज 1 है आपके पास शक्ति वक्रमन फीकोनिकुजन। अब सीरीज 1 का अगर अपन ट्रेंड बात करें एटॉमिक साइज की तो क्या देखा जाता है कि अप टू मैग्नीज, अप टू Mn क्या होता है, जैसे से आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हो तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा डी में ही बढ़ रहा है, 3D तो क्या होता है अप टू Mn, जैसे से आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हो तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। सर क्यों? आप सबको एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा फिजिक्स में सचिन सर ने कि F इज टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखना। अब क्या कर रहा हूं मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। मान लेते हैं Q1 है फोर्स ऑन ये क्या है, Q1 है चार्ज ऑन न्यूक्लियस, और Q2 क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर आउटर मोस्ट शेल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा हूं, पहले कितने हैं, 3D1 इलेक्ट्रॉन है, फिर 3D2 है, फिर 3D3 है, फिर 3D5 है। मतलब जैसे जैसे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं अप टू 5, तो क्या होगा, ये Q2 की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे से ही Q2 की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो Z इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे से Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज क्या होगी, कम होगी। तो अप टू Mn एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि अप टू Mn क्या है, Z इफेक्टिव डोमिनेट करता है। क्लियर? जी सर, यहां तक किसी को कोई डाउट है, हाँ या ना? सब क्लियर है? बिल्कुल, जैसा आपका आदेश, जैसा आप बोलेंगे वैसा हम कर लेंगे। अभी जैसा मैं बोलूं वैसा आप कर लो, अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो यार, है ना? ठीक है, चलो। क्लियर है? अनुभव क्लियर है कि जैसे जैसे मैं अगर Q2 की वैल्यू मतलब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाऊंगा, तो क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो साइज क्या होगा सर, कम होगा। हाँ या ना? जी सर, क्लियर है, साइज क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अप टू Mn क्या होता है, जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है। बट आगे देखा गया आयरन कोबाल्ट और निकल के अंदर देखा गया, आयरन कोबाल्ट और निकल में देखा गया कि तीनों की साइज क्या है, नियरली इक्वल है। ऐसा क्यों होता है ये समझना। आयरन कोबाल्ट और निकल में देखा गया कि तीनों की साइज इक्वल है। क्यों? देखो इस बात को बहुत अच्छे से समझना। ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस है, और ये मेरे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल है। अब इसमें अप टू 5 इलेक्ट्रॉन है, देखना 1 2 3, ठीक है, 4 और ये 5, ठीक है, इसको यहां मान लो, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। बहुत ध्यान से इस चीज को समझना, जो समझ गया वो जीत गया। ये मान लो ये 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन तक तो जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा था। अब देखना, जैसे ही आप छठा इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करते हो तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ेगा सर, बिल्कुल, पर जितना जेड इफेक्टिव बढ़ेगा उतना इनके इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्शन भी बढ़ेगा। हाँ या ना? तो जितना आपने सर जेड इफेक्टिव बढ़ाया उतना ही शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ गया। हाँ या ना? तो इसका मतलब जितनी साइज बढ़नी चाहिए थी उतनी कम हो गई, तो साइज क्या हो गई, सेम। तो आयरन कोबाल्ट और निकल, क्या आयरन कोबाल्ट और निकल के केस में क्या होता है, इन तीनों के केस में जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हो तो होता क्या है, जितना जेड इफेक्टिव आप बढ़ाना चाह रहे हो उतना ही शील्डिंग इफेक्ट उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। इन तीनों के केस में साइज क्या होती है, नियरली सेम आ जाती है। समझ में आई ये बात, हाँ या ना? क्लियर है? अरे क्लियर है? अरे क्लियर है बच्चों? डन? ठीक है। अब आयरन कोबाल्ट और निकल की बात अगर अपन बात करते हैं, निकल कोबाल्ट और जिंक की,
तो सर इस केस में क्या होता है? अब इस केस में क्या है बच्चों, निकल कॉपर और जिंक के केस में होता यह है कि शेल तो वही रहती है। अब निकल कॉपर और जिंक के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इस केस में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में अकोमोडेट कर जाते हैं कि उस केस में रिपल्शन डोमिनेट कर जाता है। अब इफेक्टिव जेड इफेक्टिव जितना बढ़ रहा है उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। अगर रिपल्शन बढ़ गया तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगी। तो निकल कॉपर और जिंक के केस में साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो फिर निकल की कम, कॉपर की ज्यादा और उससे ज्यादा जिंक की। तो ये ऑर्डर होता है सीरीज 1 का। क्लियर है कि पहले Mn तक कम होती है, फिर आयरन कोबाल्ट निकल की नियरली इक्वल होती है और निकल कॉपर और जिंक की बढ़ जाती है। समझ में आया तो एक थम्स अप दे दो। क्लियर है? क्लियर है? देखो ऋषिका सिंह, बच्चे जितना मैं कोशिश कर रहा हूं उतना सब देने की, आप लोग उसको इनहेरिट करो। जो मैं नहीं दे पा रहा वो दूंगा, ठीक है? मैं जितना टाइम मेरे पास है वो मैक्सिमम टाइम आप बच्चों के लिए मैं अवेलेबल करवा रहा हूं, है ना बच्चों? तो प्लीज रिस्पेक्ट दिस थिंग। अब रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, तुम देना चाहो तो ठीक है। बाकी दूसरी बात यह है, जितना मैं दे सकता हूं उतना मैक्सिमम देता हूं यार मैं, है ना? अपना टाइम, अपना कंटेंट, अपने एफर्ट्स, मेरे से हाफ हार्टेडली काम नहीं होता है। तो जैसे जितना मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दे दूंगा उतना दे दिया है, और भी दूंगा, जैसे से समय मिलेगा और भी दूंगा। तो थोड़ा सा पोलाइट वे में बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं एफर्ट भी करूंगा। ऑर्डर्ड वे में बोलूंगा तो ऑर्डर तो मैं किसी का नहीं सुनता, ठीक है? चलो, क्लियर है? डन? चलो, ये क्लियर है कि साइज का क्या ऑर्डर रहता है। ये है सीरीज 1 का ट्रेंड। अगर अपन बात करें किसका ट्रेंड, सीरीज 1, 2 और 3 का ट्रेंड अगर अपन देखते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। सीरीज 1, 2 और 3 की बात करें तो डाउन द, जब अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इन जनरल टॉप टू बॉटम अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होनी चाहिए। मतलब सीरीज 2 की साइज बड़ी होनी चाहिए, सीरीज 3 की 2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है? तो इन जनरल क्या होता है, सीरीज 1, 2 और 3 में क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होनी चाहिए। जी सर, ये क्या होता है, सीरीज 1 का जो पहली रो है दैट इज SC, Y और LA के अंदर तो ये देखा जाता है। जी सर, बट जैसे ही अपन टाइटेनियम वाले कॉलम में जाते हैं तो सीरीज 1 और 2 में तो क्या होता है, ये ट्रेंड दिखता है कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज है। बट सीरीज 2 और 3 की साइज क्या हो जाती है, नियरली सेम हो जाती है। क्या हो जाती है, नियरली सेम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां देखा जाता है आपका 4f ऑर्बिटल। क्या देखा जाता है, 4f ऑर्बिटल। अब 4f ऑर्बिटल की वजह से क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। बट स्कैंडियम वाले केस में लेंथेनम की अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इसके अंदर कोई भी 4f ऑर्बिटल नहीं होता। अगर कोई भी 4f ऑर्बिटल नहीं है तो टॉप टू बॉटम साइज क्या है, इंक्रीज हो रही है। बट 4f ऑर्बिटल इंक्रीज इंट्रोड्यूस होने से होता क्या है, ये देखो मैं आपको बताता हूं। होता क्या है बच्चों, 4f ऑर्बिटल क्या होती है, उनकी शील्डिंग क्या होती है, पुअर होती है। पुअर शील्डिंग होती है। एक तरीके से मान लो एक पर्दा है, उस पर्दे का कुछ इफेक्ट नहीं, उससे आर पार सब दिख रहा है। तो 4f लाइक दैट पर्दा जिससे अपन आर पार देख सकते हैं। तो 4f की शील्डिंग बहुत पुअर होती है। तो अगर शील्डिंग पुअर होती है तो इस केस में क्या होता है, साइज बढ़ने की वजह से क्या हो जाती है, नियरली इक्वल हो जाती है। क्या हो जाती है, नियरली इक्वल हो जाती है। और इसी को हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में ये भी सवाल आया गया है, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सीरीज 1, 2 और 3 के अंदर इन जनरल होता क्या है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होना चाहिए, बट सीरीज 2 और 3 की साइज नियरली इक्वल होती है। व्हाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4f ऑर्बिटल, पुअर शील्डिंग। तो पुअर शील्डिंग की वजह से, साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाती है, नियरली इक्वल हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया सब बच्चों को? हाँ या ना? यार कोई बताओ यार, शिवोलिक क्लास 1 शॉट वीडियोस चल रहे हैं पूरा, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाता जब तक मैं यहाँ खड़ा होकर समझाऊंगा। जिस जिसकी श्रद्धा होती है वो रुका रहता है, जिसको पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं, वो मेरे साथ डटा रहता है। और कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, ये कहानी है यहाँ की। क्लियर? चलो डन। एक दूसरे को प्लीज डिसग्रेस मत करो। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है अच्छे अच्छे बच्चे भी है ना इस चक्कर में, क्योंकि देखो यूट्यूब की ये डीमेरिट है, ठीक है? बहुत बच्चे आते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, मुझे भी करता है, तुम लोगों को भी करता है। इग्नोर करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? लास्ट मोमेंट है, बहुत क्रिटिकल टाइम है अपना, ठीक है? चलो हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो, आराम से पढ़ो। क्या कह रहे हैं कोई बच्चे, सर एक बार फिर बता दीजिए। देखो मैं ये कह रहा हूं कि जब सीरीज 1 और 2 और 3 की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। बट सीरीज 2 और 3 की एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं होता, नियरली इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि सीरीज 2 और 3 के अंदर अपन को 4f ऑर्बिटल दिखता है।
4f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, पुअर होती है। तो ऑर्बिटल तो इंक्रीज हो गया, ऑर्बिटल तो ऐड हो गया 4f, तो साइज बढ़नी चाहिए सर, बट होता क्या है, वो ऑर्बिटल की शील्डिंग पुअर होती है, मतलब वो एक तरीके से कोई शील्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो जितनी साइज बढ़नी चाहिए उतनी क्या होता है, कम हो जाती है ड्यू टू जेड इफेक्टिव। तो साइज नियरली क्या हो जाती है, सीरीज 2 और सीरीज 3 की इक्वल हो जाती है, एंड दिस इज नोन एज, दिस फिनोमिना इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लेंथेनम के केस में क्यों नहीं देखी जाती, क्योंकि जब लेंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं तो उसके अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आता है 5d16s2, तो देयर इज नो 4f ऑर्बिटल इन लेंथेनम। जब 4f है ही नहीं तो इस केस में नो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड। क्लियर है, हाँ या ना? चलो ठीक है, ध्यान क्या नाम है, धन निरंकर जी, धन्यवाद। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो सीबीएसई बोर्ड में सवाल आया, ये लिख लो। आइडियली एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, बट इन केस ऑफ सीरीज 2 एंड सीरीज 3 एलिमेंट साइज इज आइडेंटिकल। क्या है, साइज इज नियरली, साइज इज नियरली आइडेंटिकल ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f orbital, hence atomic size do not increases, it remain same, it remain same, it remains, and this is known as lengthenide contraction. Clear है बच्चों, डन। चलिए, अरे शिव भैया कोई बात नहीं यार, पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, वो गलत फहमी हो जाती है ना कई बार, आप पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ो, ठीक है। चलो चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बोलते हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती क्या है, फिर डी ब्लॉक में आते हैं। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी या इंथैल्पी होती क्या है, अभी मैंने कहा था ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे, हाँ या ना? जी सर। अब इस अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए कोई ना कोई क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। क्यों सर? क्योंकि ये फोर्स से क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस से जुड़ा हुआ है, इस फोर्स को तोड़ने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेसिकली ये अगर कोई मेटल है जो कि न्यूट्रल स्टेट में है, M, इससे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो M+1 बन जाएगा। इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो इनपुट एनर्जी देंगे उसे ही हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स न्यूट्रल स्टेट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। समझ में आया आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? क्लियर है? नहीं रमन आज नहीं है, कल है, कल होगा, संडे के दिन लेंगे कल क्लास उसमें, ठीक है। चलो डन। आयनाइजेशन एनर्जी की अपन बात करते हैं अगर जैसे इधर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाया, ये एक मेटल है, इस मेटल में से अगर मैं एक पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो पहली बार जब इसको एनर्जी दूंगा तो उसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका तो ये M+1 बन गया। M+1 से अगर एक इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा तो ये M+2 बन जाएगा। उस टाइम पे जो आयनाइजेशन एनर्जी दूंगा उसको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दूंगा। और जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकलने के बाद फिर M+2 में से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी दूंगा। एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा होती है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। ये भी कई बार नीट में और जेईई में सवाल पूछा गया है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। क्लियर है? इसको नोट कर लो, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं जी कनिका, बिल्कुल आगे अपन बात करते हैं सीरीज 1 की। अगर अपन सीरीज 1 की बात करें तो शक्ति वक्रमन फीको निकुजन, जैसे जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। ये अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर ने अपन को पढ़ाया था, जैसे जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। बट जब अपन टीआई और टाइटेनियम और वेंडियम में देखते हैं और आयरन, कोबाल्ट और निकल में देखते हैं तो ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता। होता क्या है, टाइटेनियम और वेंडियम के केस में होना क्या चाहिए था, वेंडियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, बट होता क्या है, वेंडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ऐसा क्यों? आइए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। आओ इधर, जैसे टाइटेनियम की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो होता क्या है, 3d2 4s2 होता है और वेंडियम की होती है 3d3 4s3, हाँ या ना? अब इधर देखो, इसमें वेंडियम के केस में 3d में ऑर्बिटल है, 1 2 3, हाँ या ना? अब 3 ऑर्बिटल है तो तीनों में आपस में क्या होता है, आपस में 3 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर आपस में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस केस में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, बट उस 2 इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने के लिए इन केस ऑफ टाइटेनियम डी के 2 इलेक्ट्रॉन है, इस केस में शील्ड करने के लिए डी के 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ज्यादा शील्डिंग कहां होगी,
सर ज्यादा शील्डिंग वैंडियम के केस में होगी। अगर शील्डिंग ज्यादा होगी तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस का इन पे होल्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर होल्ड कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर आ जाएगा। क्लियर है? तो टाइटेनियम और वैंडियम के केस में टाइटेनियम की जो होती है आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि टाइटेनियम के केस में जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। क्लियर है? इसको नोट कर लो। डन? ठीक है। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं कनिका, ये जो मैं क्वेश्चन ही तो करा रहा हूं, पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही आया हुआ था कि टाइटेनियम और वैंडियम के केस में क्यों वैंडियम की जो होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ये आपको एक्सप्लेन करके आना है बच्चों, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। आपको बताना है कि टाइटेनियम के केस में 4s के जो दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको न्यूक्लियस से शील्ड करने के लिए इसके पास, टाइटेनियम के पास 2d के इलेक्ट्रॉन है और वैंडियम के पास 3d के इलेक्ट्रॉन है। आप सबको पता है अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो शील्डिंग ज्यादा देंगे। अगर वैंडियम ज्यादा शील्डिंग देगा तो उसका जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। मतलब जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा तो वैंडियम के केस में इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है? हाँ या ना, फटाफट बताओ। अरे समझ में आया सब बच्चों की? ठीक है चलो, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी इन केस ऑफ आयरन, कॉपर एंड आयरन, कोबाल्ट एंड निकल की बात करते हैं। तो आयरन, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट और निकल के केस में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इस केस में आप देखोगे क्या होता है, देखो आयरन केस में 3d6, 3d7 और 3d8। फिर मैं कह रहा हूं क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बढ़ रहे हैं। डी के 6 इलेक्ट्रॉन है एस के 2 इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए, डी के 7 इलेक्ट्रॉन है एस के 2 इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करने, डी के 8 है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है जी सर? अब एक क्वेश्चन ये भी आया था, क्वेश्चन क्या आता है, वाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज हाई एज पर यूजुअल ट्रेंड। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है किसकी, क्रोमियम की और कॉपर की, वो हाई होती है। क्यों? आओ देखते हैं। देखो जब क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या आएगा, आर्गन 3d5 4s1 आएगा। अब इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या करूंगा, एनर्जी दूंगा, उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी और आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई क्या, 3d5। अब इस 3d5 में से इलेक्ट्रॉन दूंगा, निकालूंगा तो एनर्जी दूंगा। अब जो एनर्जी दूंगा वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उस केस में आपको 3d5 में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। 3d5 क्या होता है, हाफ फिल्ड, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, और किसी भी स्टेबल चीज में से इलेक्ट्रॉन निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? हाँ या ना? डन? क्लियर है? अरे भाग गए क्या सब, क्वेश्चन देख के तो सब भाग गए यार। चलो चलिए ठीक है। उसी तरीके से कॉपर के केस में जब अपन देखेंगे तो पहली इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 4s1 हो गया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हाफ फुल फील्ड आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। फुल फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको फिर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए कॉपर और क्रोमियम के केस में जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हाई होती है। इसको नोट कर लो। ठीक है डन। अब अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। नेक्स्ट है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक एलिमेंट का जो होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अभी मैंने बताया था डी ब्लॉक एलिमेंट के पास बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा दिखाएगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में अपन ने एक मैंने टेबल बना दी आपको, राइट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, ये सारी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो Mn जो होता है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जो कि होते हैं 6। ठीक है। सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, स्कैंडियम एंड जिंक, एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। क्लियर है? इसको नोट कर लो। डन? ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। 3 तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की मैं यहां बात करूंगा। पहला पैरामैग्नेटिक, दूसरा डायमैग्नेटिक और तीसरा फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं अपन डायमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, डाइपोल्स क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ठीक है चलो, हाँ या ना? क्लियर है? चलो आगे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो इस पे क्वेश्चन आता है क्या, कि ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं, मैनी ट्रांजिशन मेटल्स शोस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। व्हाई?
क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने की वजह से वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। इसको नोट कर लो, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू। एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। म्यू को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होती है वो होती है बीएम, बोर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है, ये भी एग्जाम में पूछा गया। क्लियर है। भंवरलाल जी जो सीबीएसई के सिलेबस में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं एक शॉर्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा, तो आप वो शॉर्ट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। हाँ बिल्कुल, दिस लेक्चर इज मोर देन इनफ, क्योंकि इसमें मैं कंप्लीट चीजें बता रहा हूं, जल्दी जल्दी बता रहा हूं, पर बता सारी रहा हूं। आप ये देख लो, आपको इससे तसल्ली ना हो तो आपको दबंग बैच में इंडिविजुअल लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो देख लो। ठीक है, कैसे तो तसल्ली करो। चलिए आगे अपन बात करते हैं। जब अपन मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं तो मैंने एक टेबल बना दी, आयंस लिख दिए यहाँ पर अलग अलग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी और यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लिए। तो अगर देखो यहाँ पर स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, +3 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0। ऐसे अलग अलग मटेरियल का आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। तो अगर आपको कोई भी आयन देगा तो आप उस आयन की क्या निकाल लोगे, मैग्नेटिक मोमेंट। ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ध्यान है, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, निकाल लोगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड आयन फॉर्म करते हैं, और क्वेश्चन आता है ये कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कलर्ड आयन। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। डी ब्लॉक एलिमेंट के पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिलती है तो ये क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आना चाहेंगे। और जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ ये मूव करते हैं, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ ये मूव करते हैं, तो ये मूव तो कर जाते हैं, पर ये जो गेन्ड एनर्जी है उसको रिलीज करते हैं। और ये जो एनर्जी रिलीज करते हैं ये रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज करते हैं। इस रिलीज एनर्जी का जो रेडिएशन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाया करता है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो कलर्ड आयंस शो करते हैं। क्लियर है, हाँ या ना, बिल्कुल। कनिका आने वाला है, वो भी आने वाला है। क्लियर है, चलो नितिन मेरे से बात कर ले भाई। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। ये देखो सर, समझ ही नहीं आता लोगों को। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कलर्ड आयन। आगे बात करते हैं अपन, जैसे ये आ गया पहली बात, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई में आया हुआ सवाल है। क्या है क्वेश्चन, वाई स्कैंडियम +3 कॉपर +1 जिंक +2 इज कलरलेस। कलरलेस का क्या रीजन है, तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तीनों के अंदर, इसके अंदर स्कैंडियम +3 के अंदर 3d 0 है, कॉपर +1 के अंदर 3d 10 है, जिंक +2 के अंदर 3d 10 है। तीनों के केस में डी में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ही नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो कलर दिखाएगा ही नहीं। क्लियर है, हाँ या ना, डन। क्लियर है, अलीशा करा देंगे, वो भी करा देंगे। क्लियर है, चलो आगे मूव करते हैं अपन। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या है, जैसे ये आयरन FeCN6 3-, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल होता है जो कि स्मॉल इन साइज होता है, और इसके इर्द गिर्द क्या होता है, एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ये घिरा होता है। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, या एनायंस क्या करते हैं, इससे बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। ये बॉन्डिंग क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। इसके अंदर क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसके अंदर जो एनायन है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इट इज डायरेक्शनल बॉन्डिंग एंड दिस इज नोन एज व्हाट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों शो करते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी साइज डी ब्लॉक एलिमेंट की क्या होती है, छोटी होती है, और उनके आयनिक चार्जेस क्या होते हैं, काफी हाई होते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने कहा क्या प्रेजेंट होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो जो एनायन उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे, उसको डी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर है, चलिए डन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं एंड दे एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। व्हाई, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास क्या होता है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब कोई भी अगर एलिमेंट के पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो किसी ना किसी तरीके से रिएक्टेंट से रिएक्ट करके प्रोडक्ट को
कन्वर्ट कर देता है। जैसे कैटलिस्ट होता क्या है, अगर मैं बताऊं, एक रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट क्या करता है, इस रिएक्टेंट के साथ कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इस कैटलिस्ट के पास क्या होनी चाहिए, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। और डी ब्लॉक एलिमेंट के पास क्या होता है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। बताया था ना, Mn के पास 6 होता है। क्लियर है? तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतने ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर पाएगा, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर पाएगा तो एक अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। क्लियर? चलो अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, एक तरीके से ये क्रिस्टल लैटिस दिख रहा है, इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर जैसे छोटे जो मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर छोटे एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन जब अंदर ट्रैप हो जाते हैं किसी लार्ज मॉलिक्यूल के अंदर, तो इन कॉम्प्लेक्स को, इन कंपाउंड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। एग्जांपल के तौर पे है टाइटेनियम कार्बन TiC, Mn4 नाइट्रोजन, Mn4, Fe3 हाइड्रोजन, Fe3H। ये सारे क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, एंड दे आर नॉट आयनिक नॉर दे आर कोवलेंट। क्लियर? चलो अब आगे बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की अपन। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है ये, डी ब्लॉक एलिमेंट में दो ऐसे कंपाउंड है जिसपे सबसे ज्यादा सवाल आता है, एक होता है KMnO4, एक होता है K2Cr2O7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिनी ओन गेमिंग करा देंगे, है ना यार, अब करा देंगे, डन। नेक्स्ट वीक आ जाएगा आपका सब। चलो, गुड इवनिंग पवन। हाँ चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। अब बात करते हैं सबसे पहले पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब होता है KMnO4। KMnO4 में आप देखोगे, अगर Mn जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, पोटेशियम का +1, इसका x मान लो, ऑक्सीजन का -2 × 4, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी +7। इसका मतलब जो Mn है अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट के अंदर जो मैग्नीज होता है ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अपन देखते हैं Mn +2 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो Mn क्या है, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। अब इसका मतलब अगर KMnO4 कभी भी रिएक्ट करेगा तो Mn इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में तो जाएगा नहीं, मतलब इससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट में ही जाएगा। तो +7 से +6 या +5 या +4 या +3 या +2 कब जाएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन खाएगा। अगर Mn इलेक्ट्रॉन खाएगा तो उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन। इसका मतलब वो खुद किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए KMnO4 में जो होता है एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। समझ में आया बात? क्लियर है? क्लियर है? तो आपको मैंने बताया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो Mn होता है KMnO4 के अंदर +7 होता है, तो Mn एग्जिस्ट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब KMnO4 जो होगा अगर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बहुत ध्यान से बात समझना, तो इसका मतलब +7 से कभी भी +6 +5 +4 में ही जाएगा जब भी रिएक्ट करेगा। तो +7 +6 +4 में कब जाएगा, जब KMnO4 इलेक्ट्रॉन खाएगा। इलेक्ट्रॉन खाने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। मतलब KMnO4 का खुद का हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। जिस चीज का खुद का रिडक्शन होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्लियर है या नहीं है? जी सर क्लियर है। तो KMnO4 ऑलवेज बिहेव लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज इट इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन रिएक्ट। क्लियर है? KMnO4 का कलर जो होता है वो होता है पर्पल पिंक कलर का होता है। क्यों पर्पल पिंक कलर का होता है, यहां तक नोट कर लें। ठीक है, चलो अब इसके अंदर एक चीज बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि Mn का ऑक्सीडाइजिंग स्टेट होता है +7 की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आएगा आर्गन। अब बच्चे पूछते हैं कि सर Mn +7 के अंदर तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अभी आपने ताजा पढ़ाया है अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा वो कलरलेस होगा। पर आपने भी पढ़ाया KMnO4 पर्पल पिंक है, तो इसका मतलब गलत पढ़ा है, गलत नहीं पढ़ाया। KMnO4 के अंदर जो कलर आता है वो होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। ये एक बार जेई मेंस में पूछा हुआ सवाल था, है ना, जेई मेंस का सवाल है। ठीक है, बोर्ड्स वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ ताजा लिखा हुआ है। अब आगे अपन मूव करते हैं। जब अपन KMnO4 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो KMnO4 के अंदर Mn +7 होता है, तो KMnO4 मतलब 4 ऑक्सीजन के साथ 3 तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव, यहां पर K+ आके जुड़ गया। तो KMnO4 का स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और ये जो एंगल होता है ये बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4। क्लियर है? KMnO4 की जब अपन प्रिपरेशन की बात करते हैं तो पहले KMnO4 जो है पायरोलूसाइड की हेल्प से बनता है। पायरोलूसाइड मतलब होता है
MnO2। MnO2 क्या बोलते हैं? पायरोल्यूसाइड बोलते हैं। तो MnO2 जो होता है ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, इसको जब अपन बेसिक मीडियम दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ऑक्सीजन के साथ KMnO2 को रिएक्ट कराते हैं, किसको? MnO2 प्लस KOH प्लस O2, तो क्या बनता है? आपके सामने बनता है K2MnO4। K2MnO4 क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है, इसके अंदर Mn क्या है? प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है? ये जो K2MnO4 है इसका क्या होता है? इसका डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन होती है। क्या होता है? इट अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। जब K2MnO4 का ऑक्सीडेशन होता है तो +6 से ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाता है, दैट इज K2MnO4 गेट कन्वर्ट इनटू KMnO4। और इसका जब रिडक्शन होता है तो K2MnO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है? MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो वापस आपको पायरोलुसाइड मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? इसलिए ये प्रिपरेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? तो ये 2 स्टेप का आपका प्रिपरेशन मेथड होता है। पहले स्टेप में मैंने क्या बताया कि पायरोलुसाइड को अपन बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और ग्रीन कलर का K2MnO4 बनता है। ये जो K2MnO4 है इसका ऑक्सीडेशन भी होता है और इसका रिडक्शन भी होता है। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है ये Mn+6 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज KMnO4 में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इसका रिडक्शन होता है तो ये MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये नोट कर लेना। क्लियर है? डन। तो ये इसका प्रिपरेशन मेथड है। कोई भी डाउट है तो पूछो, हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है? देखो जो रिएक्शन मैं करा रहा हूं बोर्ड CBSE बोर्ड के लिए NCERT में यही है, यही करके जाना, कंफ्यूज मत होना। ये शेयर कर दूंगा, इसको पढ़ लेना, बहुत है, मोर देन इनफ। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। अभी मैंने बताया जो KMnO4 होता है इसमें Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब इसको मैं 3 मीडियम में रिएक्ट कराया। पहले मैंने स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम दिया, फिर इसको मैंने एसिडिक मीडियम दिया और फिर इसको न्यूट्रल मीडियम दिया। तो तीनों मीडियम में कैसे रिएक्शन होती है? जब एल्कलाइन मीडियम, मतलब जैसे अभी एग्जांपल लिया, एग्जांपल के तौर पे KOH ले लो, तो क्या हुआ था याद करो, Mn+7 किस में कन्वर्ट होता है? Mn+6 में कन्वर्ट होता है, दैट इज KMnO4 गेट कन्वर्ट इनटू K2MnO4। जब एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन करवाते हो आप, दैट इज HCl H2SO4 की मीडियम में, तो KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है? Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। और जब यही रिएक्शन अपन न्यूट्रल मीडियम में कराते हैं तो ये जो, जैसे कोई भी सॉल्ट ले लो, है ना, तो ये जो KMnO4 है इट गेट कन्वर्ट इनटू MnO2 या Mn+4। क्लियर है? ये हो गया पहला सेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? शिवा शर्मा नाम ले लो, ले लिया यार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन देखो। अब मैंने एक टेबल बना दी है, इसको याद करना है, अगले पिछले साल भी बनाई थी। KMnO4 की ये अलग अलग रिएक्शंस है। KMnO4 को हीट किया तो क्या हुआ, KMnO4 को जब Fe+2 के साथ रिएक्ट कराया तो क्या हुआ। तो ये सेट ऑफ रिएक्शन देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है। KMnO4 में Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है या नहीं होता? तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब KMnO4 का खुद का तो रिडक्शन होगा और ये सामने वाले क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा। बस यही याद रखना। तो KMnO4 को जब हीट करोगे तो ये इसका क्या होगा? खुद का रिडक्शन होगा, तो इट गेट कन्वर्ट इनटू K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। अब जब इसको मैंने किसी और एलिमेंट जैसे आयरन+2 के Fe+2 के साथ रिएक्ट कराया, Fe+2 क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो Fe+2 के साथ रिएक्ट करके Fe का क्या कर देगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ काम करता है, तो Fe का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा। मतलब गेन ऑफ, इसका क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Fe+2 गेट कन्वर्ट इनटू Fe+3। उसी तरीके से ये बाकी रिएक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। डन। BE क्या हो गया सर? चैप्टर वाइज ऑल ऑर्गेनिक की शीट कब दोगे? दे देंगे, है ना, दे देंगे, चैप्टर वाइज शीट दे देंगे। अभी कराऊंगा ना मैं, क्वेश्चन कराएंगे तब देंगे। ठीक है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, SO3- वाली इंपॉर्टेंट है। ये SO3- इन एसिडिक मीडियम, ये याद रखना कनिका। तो SO3- का क्या होगा सर? ऑक्सीडेशन होगा। तो इसके अंदर सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? देखो X -6 = -2, तो X = कितना हो गया? +4। इसके अंदर कितना हो गया? X = +8 +6, तो इसमें सल्फर +6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, इजी सी है। इसको ट्रैक पॉइंट के फॉर्म में मैंने बना दिया। ठीक है सर। नेक्स्ट, इसके अलावा ये दो भी इंपॉर्टेंट है कि KMnO4 को जब मैं पर ऑक्साइड से H2O2 के साथ रिएक्ट कराऊंगा, ये वाली इंपॉर्टेंट है कनिका, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब KMnO4 को मैं पर ऑक्साइड से रिएक्ट कराऊंगा तो ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। और KMnO4 को जब मैं I- आयोडीन माइनस से रिएक्ट करता हूं तो कई बच्चे इसको गलत याद कर लेते हैं और कहते हैं I2 गैस रिलीज कर देते हैं, जो कि गलत है। क्या होता है? ये I- को किस में कन्वर्ट कर देता है? IO3- में कन्वर्ट करता है। क्लियर है?
तो ये 8 रिएक्शन है KMnO4 की जो अपन को याद रखनी है। ठीक है, देखो H2S गैस से रिएक्ट करता है जब KMnO4 तो सल्फर प्रेसिपिटेट आउट करता है। जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। जब परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। बट जब I- आयोडीन माइनस इन बेसिक मीडियम रिएक्ट करता है तो IO3 आयोडेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? चलो डन। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को बोलते हैं K2Cr2O7। K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। इसके अंदर क्रोमियम होता है, जो इसके अंदर क्रोमियम के पास अगर आप देखोगे तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s1। तो इसके अंदर 3d5 4s1 है, तो 3d5 बनाया 4s1, मतलब 5 तो इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 6 एक इधर है, तो टोटल क्रोमियम के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 6 बॉन्ड बनाता है क्रोमियम। तो K2Cr2O7 में देखो बॉन्डिंग कैसे होती है। देखो ये क्रोमियम है, ये 6 बॉन्ड कैसे बनाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 4 ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, देखो 2 ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाएगा, 1 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और ये जो ऑक्सीजन है इसको बोलते हैं अपन ब्रिज्ड ऑक्सीजन। तो ये KCrO3, फिर ये KCrO3, तो K2Cr3 और ये बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो ये एक ब्रिज्ड ऑक्सीजन की तरह काम करता है। ये है K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको याद करना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है? चलो, जो K2Cr2O7 होता है ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लाइकवाइज पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर है? जब ये K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमियम +3 में। क्रोमियम +6 किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमियम +6 में कन्वर्ट हो जाता है। इसको नोट कर लो। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को किससे डिराइव करते हैं, H2Cr2O7 से डिराइव किया गया है। ये इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जो मैंने नोट करा दी। क्लियर है? डन, कि पोटेशियम डाइक्रोमेट किससे डिराइव हुआ है, H2Cr2O7 से। चलो आगे अपन बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन बात की। तो प्रिपरेशन जो K2Cr2O7 को किया जाता है क्रोमाइट ओर से। क्रोमाइट ओर बोले तो FeCr2O4, इसको बोलते हैं क्रोमाइट ओर। तो क्रोमाइट ओर में क्रोमियम क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जब क्रोमाइट ओर को अपन बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, जैसे पायरोलुसाइड को कराया था, ठीक है, MnO2 को, तो यहां क्या करेंगे, क्रोमाइट ओर को जब बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इट गेट कन्वर्ट इनटू सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्रोमेट प्लस Fe2O3 प्लस CO2। सोडियम क्रोमेट जो होता है वो येलो कलर का होता है, ये याद रखना, क्योंकि आगे एक टेस्ट बताऊंगा जिसमें ये काम आएगा। तो Na2CrO4 को जब अपन सेकंड स्टेप में Na2Cr2O4 को जब अपन एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं तो ये जो होता है Na2CrO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na2Cr2O7 में, जो कि हाईली सॉल्युबल होता है। इसको बोलते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट। तो सेकंड स्टेप में ये हो गया। पहले स्टेप में क्या हुआ बच्चों, क्रोमाइट ओर विल गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट, सोडियम क्रोमेट। सेकंड स्टेप में सोडियम क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराऊंगा तो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। अब थर्ड स्टेप में सोडियम डाइक्रोमेट में से क्या करना है, Na हटा के K ही तो जोड़ना है, तो इसको KCl से रिएक्ट करा दो, हाँ या ना। तो जैसे इसको KCl से कराओगे या K2Cr2O7 या इसको K2SO4 पोटेशियम सल्फेट से रिएक्ट करा दो, किससे भी रिएक्ट करा दो, तो ये K क्या करेगा, Na को रिप्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। क्लियर? तो ये प्रिपरेशन मेथड है, हाँ या ना, क्रोमाइट ओर से। सर ये याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल प्रिपरेशन तो बिल्कुल याद करनी पड़ेगी बच्चों, हाँ हाँ याद करनी पड़ेगी प्रिपरेशन। ठीक है, हाँ चलो आगे बात करते हैं अपन K2Cr2। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये लिख लो, इस पे बोर्ड 2024 लिख लो, है ना। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, दिस टेस्ट, इस पे डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, बोर्ड में ये डायरेक्ट सवाल आता है। देखो अब काफी बच्चे भाग गए, अब यही पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब मैं वन शॉट, आप लोग कहते हो वन शॉट कराओ, अब वन शॉट में मेरी तो एनर्जी लगती है, तुम्हारा पेशेंस भी लगता है यार। अब तुम बीच में भाग जाओगे तो कैसे समझ में आएगा तुम्हारे। ठीक है, चलो अब K2Cr2O7 पढ़ के भाग गए, अब तुम्हें ये पता चलेगा कि यही टेस्ट एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये 100% क्वेश्चन आता है एग्जाम में, किसी ना किसी बोर्ड में आप देखोगे ये सवाल है। ठीक है, या सैंपल पेपर में देख लें। ठीक है, तो K2, ये जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है, ये होता क्या है, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ आयनिक क्लोराइड। किसी भी कंपाउंड में आयनिक क्लोराइड की
प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट को किया जाता है। आयनिक क्लोराइड का एग्जांपल है जैसे NaCl, NaCl में Cl माइनस एनायन होता है ना, तो इसे आयनिक क्लोराइड बोलते हैं। अब मैं बोलूं फॉर एग्जांपल ये क्लोरोबेंजीन या AgCl, इसके अंदर जो क्लोरीन होता है ये आयनिक नहीं होता, तो दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय कोवेलेंट क्लोराइड। कोवेलेंट क्लोराइड के ये दो मैंने एग्जांपल रख ली। चलो अब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है, दो तरीके के टेस्ट होता है, एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, प्री टेस्ट होता है, एक होता है पोस्ट, जिसे हम कंफर्मेटरी टेस्ट कहते हैं। अब होता क्या है, अपन क्या करते हैं बच्चों, K2Cr27 को क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में से रिएक्ट करा के क्या करते हैं, किसी भी आयनिक क्लोराइड के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई आयनिक क्लोराइड लिया, उसके अंदर K2Cr2O7 प्लस H2SO4 कॉन्सेंट्रेट को डाला, जैसे ही आपने डाला तो होगा क्या, रेड ब्राउन वेपर आएगी। ये जो रेड ब्राउन वेपर है ये किसकी है, CrO2Cl2 की। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं। इसका मतलब क्या है, आपने जो आयनिक क्लोराइड लिया है, आपने जो कंपाउंड लिया है क्लोरीन का, वो क्या है, आयनिक है, तभी क्या हुआ है, रेड ब्राउन वेपर बना है। ये क्या है, प्रिलिमिनरी टेस्ट है। अब इसको कंफर्मेटरी कैसे करते हैं, जो क्रोमाइल क्लोराइड आपको मिला, इसको आप क्या करो, किसी बेस के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही रिएक्ट कराओगे तो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू येलो कलर। क्यों, क्योंकि क्या फॉर्म हो जाएगा, Na2CrO4 बन जाएगा। क्या बोला था, है ना, सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, हाँ या ना, क्लियर है, क्लियर है। तो दिस इज माय व्हाट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। समझ में आया, क्लियर है। क्या हो रहा है यार, गुड इवनिंग मुस्कान, समझ में आया ये, हाँ क्लियर है। चलो आगे अपन मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपना, अब वो है अपना F ब्लॉक एलिमेंट। D ब्लॉक एलिमेंट समाप्त हो गया। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जरूर करके जाना है ना, K2Cr27, ठीक, KMnO4, ये तो पढ़ के जाओगे ही जाओगे। इसके साथ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन F ब्लॉक एलिमेंट। F ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ हो, सर F सब शेल के अंदर, ठीक है। F सब शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे अपन बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट। ये F ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ये क्या होता है, फॉर्मल मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट। ग्रुप 3 एलिमेंट के इनको फॉर्मल मेंबर्स कहा जाता है। जैसे इधर आओ, अब देखो आप इधर इधर अपन गौर से देखेंगे, देखो इधर जब गौर से देखोगे तो ग्रुप 3 के अंदर 21 स्कैंडियम, देखो 21 से लेके 30, फिर यहाँ 30 से लेके यहाँ क्या आएगा, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, देखना बहुत ध्यान से, 39 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आपको 71 मिलेगा। तो ये जो ग्रुप 3 के बीच के जो एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज जो है डी ब्लॉक से अलग थी, इसलिए इसको क्या कर दिया, सेपरेट, अलग से लिख दिया। ये देखो यहाँ 57 से लेके 70 तक, ये जो 14 एलिमेंट है 57 से लेके 70 तक, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। कितने एलिमेंट है, टोटल 14 एलिमेंट है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फॉर्मल मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3। समझ में आया ये लाइन, क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। चलो, नहीं मुस्कान, मेरा नाम अभिषेक है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये लेंथेनम सीरीज के एलिमेंट होते हैं, इसलिए अपन इनको लेंथेनाइड्स बोलते हैं। इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है n-1 f1 से 14। अब n-2 है, ये क्या है बच्चों, n-2 f1 से 14, जी सर, n-1 d 1 से 10, जी सर, और ns 1 to 2, ये इसकी होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड, ठीक है। चलो लेंथेनॉइड के बारे में अपन बात करते हैं। ये अपना लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड कहां से, लेंथेनम, सीरियम, परसोडियम, नियोडाइडियम, कहां थे, ल्यूटेटियम। ये अपने क्या है, टोटल 14 एलिमेंट है जो कि अपने किसके हैं, लेंथेनॉइड सीरीज के हैं। अब इस टेबल को याद नहीं करना है, इसमें जो जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो याद करते जाना। सबसे पहले अगर अपन एटॉमिक साइज की बात करें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, बट सीरीज 2 और सीरीज 3 की नियरली इक्वल होती है। क्यों, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल, उसे अपन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो सर, इट इज ट्रू दैट वी आर लकी, बहुत है भाई, मेरे टाइम था पी ब्लॉक, तुम्हारे टाइम पी ब्लॉक नहीं है। और देखता हूं कई बच्चे तो इतने बहुत कम सिंसियर है पढ़ाई को लेके। अब जो चीज याद कर, इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट दीस थिंग्स। अगर तुम जेई और नीट के एस्पिरेंट हो तो आप लोग ये सॉल्ट एनालिसिस पूरा पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर। सॉल्ट एनालिसिस में बहुत चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है, बहुत चीजें याद करनी पड़ती है, और डॉक्टर बनोगे तो इतनी मेडिसिन का नाम याद कैसे रख पाओगे अगर टेंडेंसी डेवलप नहीं करोगे तो, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। लेंथेनॉइड्स का मोस्ट जो है आपकी
जनरली +2 +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इनमें से जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मोस्ट कॉमन होती है। अब इसमें दो सवाल बनते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। पहला बनता है आपका, ये जो आपका एलिमेंट होता है EU एंड YB, मतलब यूरोपियम एंड YB, इन दो, ये दोनों जो होते हैं EU और YB जो होता है, ये क्या करता है, इट एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब EU की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आएगा 4s7 6s2, हाँ या ना। जब EU+2 करोगे तो क्या आएगा, 4f7 आएगा। हाफ फिल्ड होगा या नहीं होगा, हाफ फिल्ड क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, इसलिए जो यूरोपियम होता है आपका वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। समझ में आया क्या कहना चाहता हूं? लैंथेनॉइड जो होते हैं वो +2 +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, बट मोस्ट कॉमनली +2 +3 दिखाते हैं। बट यूरोपियम और YB के केस में +2 क्यों दिखता है, क्योंकि इस केस में EU+2 के केस में क्या होता है, हाफ फिल्ड दिखता है F। हाफ फिल्ड F मतलब एक्स्ट्रा स्टेबल। क्लियर है? उसी तरीके से नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्वेश्चन ये भी CBSE बोर्ड में आया हुआ है। CBSE बोर्ड का क्या क्वेश्चन है आपका, EU+2 है, आयन जो है, इट बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। वाई? EU जो होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है, बट इट बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। वाई? कोई बताना चाहेगा क्यों? ठीक है, क्यों? क्योंकि EU जो होता है +2 के अंदर आप देखोगे, आपको मैंने बताया था +3 जो होती है वो लैंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट EU ड्यू टू हाफ फिल्ड +2 दिखाता है। +2 से +3 कब जाएगा, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो EU का खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो खुद की किसी की तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसीलिए EU+2 आयन क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि जब +3 में वो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के चक्कर में EU+2 का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है वो खुद किसकी तरह बिहेव करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चलो EU+2 के बाद अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट। क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, ये सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं जी सर। टार्निश रैपिडली, टार्निश मतलब एक तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जब इसको एयर में रखते हैं। ठीक है, हार्डनेस इंक्रीजेस विद एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे F ब्लॉक एलिमेंट की हार्डनेस इंक्रीज होगा। इस पे एक क्वेश्चन आया था, F ब्लॉक एलिमेंट का स्टील हार्ड एलिमेंट कौन है, सेमेरियम। स्टील हार्ड एलिमेंट क्या है, सेमेरियम है। मेल्टिंग पॉइंट कहां से कहां तक होता है इनका, 1000 केल्विन से 1200 केल्विन। क्यों होता है हाई बच्चों, क्योंकि ये हार्ड होते हैं ये। क्लियर, चलो ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, लैंथेनाइट के जो ऑक्साइड होते हैं वो L2Ln2O3 वाली फॉर्म में होता है। अब ये क्यों होता है ये मैं समझाता हूं। मैंने बताया था लैंथेनॉइड्स जो होते हैं वो जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं और ऑक्सीजन की -2 होती है। तो जब इनको जब ऐसे जिगजैग क्रॉस कट करोगे, जो छोटी क्लास में करते थे, तो जब ये ऑक्साइड बनेगा तो Ln2O3 की फॉर्म में बनता है। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ लैंथेनाइट के ऑक्साइड्स। क्लियर, चलो आगे मूव करते हैं। ये बात हो गई इसकी। लैंथेनाइट जो ट्राइवेलेंट लैंथेनाइट्स होते हैं ये कलर्ड होते हैं बोथ इन सॉलिड एंड एक्वस फेज। क्यों? क्योंकि ट्राइवेलेंट लैंथेनाइट्स की जब अपन बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बट एक्सेप्ट लैंथेनम +3 एंड ल्यूटेटियम +3। जब अपन लैंथेनम +3 और ल्यूटेटियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो उस केस में 4f0 और 4f14 आता है, मतलब नो अनपेयर्ड f इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी अनपेयर्ड f इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या होंगे, कलरलेस होंगे। तो एक्सेप्ट दीस सारे क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। सारे क्या होते हैं बच्चों, कलर्ड होते हैं। इसको नोट कर लो। क्लियर है, चलो आगे बात करते हैं। ये है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनाइट। लैंथेनाइट +3 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जब इसको एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन से या हेलोजन से रिएक्ट कराते हैं, जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं, जब कार्बन से रिएक्ट कराते हैं, जब नाइट्रोजन से और जब सल्फर से, तो ये सारे कंपाउंड बनते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं लैंथेनाइट के यूजेस की, और इस पे भी एक क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है जरूर, कि इनको लैंथेनाइट को जो है इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अलॉय स्टील्स फॉर प्लेट्स एंड पाइप। अलॉय स्टील के, क्योंकि हार्ड नेचर होता है तो अलॉय स्टील के लिए प्लेट्स और पाइप्स के फॉर्मेशन में इनको काम में लेते हैं। ठीक है, चलो इस जैसे एक मिश मेटल होता है, मिश मेटल का जो फॉर्मेशन होता है ना, मिश मेटल क्या होता है, एक मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय होता है जिसको बुलेट और शेल के प्रोडक्शन के लिए काम में लेते हैं। इसके प्रोडक्शन के अंदर अपन लैंथेनाइट का मेटल 95% काम में लेते हैं, और जो बाकी 5% है वो आयरन और कुछ ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम अपन यूज करते हैं। दिस आर द यूजेस ऑफ लैंथेनाइट्स। चलो आगे अपन अगर मूव करते हैं, लैंथेनाइट के जो ऑक्साइड्स होते हैं
उनका क्या यूज होता है, Ln2O3 का। ये जो आपके टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन में जो कलर आते हैं वो कलर आते हैं ड्यू टू फॉस्फोरस। और ये जो फॉस्फोरस होते हैं ना बच्चों, फॉस्फोरस किसकी वजह से होते हैं, ये लैंथेनाइड के ऑक्साइड्स की वजह से होते हैं। क्लियर, इसको नोट कर लो। डन, ठीक है। मिश मेटल, हाँ इंपॉर्टेंट है कनिका मिश मेटल। अगला नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्टेनाइड्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक्टेनाइड्स के बारे में अपन को ज्यादा नहीं पता होता। थोरियम से चालू होता है और ल्यूटेटियम तक खत्म होता है, 14 एलिमेंट होते हैं। उसमें 5f ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहला इंपॉर्टेंट बात है, वाई इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टेनॉइड्स विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर साइज ऑफ एक्टेनॉइड्स इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन सेम होता है, या आई डोंट नो, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ाओगे तो 4f ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। 4f ऑर्बिटल क्या होते हैं, उनकी शील्डिंग क्या होती है, पुअर होती है। और पुअर शील्डिंग ऑफ 5f की पुअर शील्डिंग को बोलते हैं एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो साइज क्या होता है, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर से साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, चलो ये नोट कर लो। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये है, एक्टेनॉइड्स की सिल्वरी अपीयरेंस होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाफ लाइफ इनकी बहुत कम होती है क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है, जल्दी उड़ जाते हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा डिस्कवरी नहीं हुई है, ज्यादा इस पे रिसर्च नहीं हुई है, इसलिए अच्छा है अपन को ज्यादा पढ़ना भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होते हैं एक्टिनाइड्स के, ये हमें पता नहीं है, बट एक्टिनाइड्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लैंथेनाइड से कम होती है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको एक्टिनाइड्स के बारे में याद रखनी है।